Okay, so today we will complete little bit of theory that is remaining from lenses, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं रे ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा है थियरी में, तो लेंसेस एंड मिरर्स थियरी ख़त्म करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग प्रिज्म और आगे जो भी होगा एंगुलर डिस्पर्शन ये कॉन्सेप्ट्स उस पे थियरी बाद में लेंगे। सो लास्ट पार्ट ऑफ थियरी हियर इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो हमने कल देखा था कि हम लोग लेंस को कट कर सकते हैं, तो हम लोग लेंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। सो वी कैन कंबाइन 1 2 3 लेंस 4 लेंस। ओके, सो वी कैन हैव अ सिस्टम ऑफ लेंस in which you have n number of lens। तो क्वेश्चन ये है कि what is the effective focal length of the lens। तो आपको पता है हर एक लेंस का अपना फोकल लेंथ होगा, so it will be 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3। जितने लेंस आपने यूज किए हैं सबको ऐड करते जाओ। फिर आपको पता है 1/फोकल लेंथ इज पावर ऑफ द लेंस, तो इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज जस्ट एडिशन ऑफ पावर ऑफ ईच लेंस। फिर हमको देखना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, क्योंकि हर एक लेंस मैग्नीफाई करेगा, तो मैग्निफिकेशन विल बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ईच ऑफ दिस लेंस, राइट। ओके, तो m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो अगर दो ही लेंस है तो फिर if two lens are in contact, you can write down 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2। okay, so you can have 1/f is equal to f1 plus f2 upon f1 into f2। so effective focal length f will be equal to, तो ये आपको मिलेगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, राइट। सिमिलरली अगर दो ही लेंस है तो इफेक्टिव पावर विल बी जस्ट p1 प्लस p2। तो नॉर्मली हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें दो ही लेंस होंगे। बाय द वे, ये जो हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं दीज आर अंडर द अजम्पशन कि जो भी लेंस है वो दे आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब दे डोंट हैव एनी डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास दो लेंस है विच आर प्लेस्ड कोएक्सियली, मतलब दे आर प्लेस्ड ऑन द सेम एक्सिस, सेम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसा करता हूं मैं, पहले प्रिंसिपल एक्सिस ही ड्रॉ कर देता हूं। तो इफ आई हैव टू लेंस विच आर प्लेस्ड कोएक्सियली, ओके, देन इफ दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो मेरे पास पहला लेंस ऐसा है और दूसरा लेंस मेरे पास समथिंग लाइक दिस ऐसा है, okay, and the distance between these two lenses is, let us say, d। so in this case, so when you have, if two lenses are placed coaxially at a distance t apart, at a distance t apart, इसका फोकल लेंथ अगर f1 है और इसका f2 है, तो 1/f आपको मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। इन रियलिटी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दे आर नॉट डिफरेंट, मतलब आई कैन से दिस वन। जब आपने दोनों लेंसेज को कांटेक्ट में रख दिया तो d वैसे भी जीरो बन जाएगा। तो d जीरो बनने का मतलब है कि आप इस फॉर्मूला से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ ही गए, राइट। तो
in this case power P will be P1 plus P2 minus P1 P2 into T. ओके राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया इस टॉपिक में, हमने लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लेंस है जिसमें n नंबर ऑफ लेंसेज आई हैव, हर एक का फोकल लेंथ अलग अलग है, पहले का f1, दूसरे का f2, फिर f3, f4 एंड सो ऑन। तो मुझे देखना है कि इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या है। 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 and so on. Power p is p1 plus p2 plus p3 and so on. तो मैग्निफिकेशन होगा m1 into m2 into m3 and so on. दो ही लेंस है तो फिर दो ही लेंस लो, तो आपको मिल गया फोकल लेंथ का फॉर्मूला और पावर का फॉर्मूला। फिर अगर दो लेंस सेम एक्सियल लाइन पे है लेकिन दे आर एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो आप लिख सकते हो 1 by f1 plus 1 by f2 minus d upon f1 into f2, that is the general formula. That's it. Last theoretical topic that you should know before we start solving numericals is silvering of lens. तो इसका मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाना मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो जाएगा, वो हम लोग वैसे भी करने वाले हैं। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग मतलब बेसिकली पॉलिशिंग होता है। मतलब मान लो कि मेरे पास एक लेंस है और मैंने उसके एक साइड को पॉलिश कर दिया, रफ कर दिया, तो इस केस में इट विल बिहेव एज इफ ये एक मिरर है, ऐसा ये बिहेव करेगा। तो इसका जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगा आफ्टर सिल्वरिंग, दैट इज 1 by f इज इक्वल टू 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्योंकि पहले वो लेंस था, रफ करने से पहले, पॉलिश करने से पहले वो लेंस था, तो 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर अ सिल्वर्ड लेंस। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि आप इस सिस्टम को ऐसा ट्रीट करते हो कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये एक लेंस है और यह इस साइड से सिल्वर किया गया है, तो ये एक मिरर है। इसका मतलब ये जो आपके पास लेंस आएगा, जस्ट अ मिनट आई शो इट ओवर हियर, समझने में इजी होगा। ये जो आपके पास सिस्टम है इट इज लाइक दिस, ये आपके पास लेंस आ गया प्लस आपके पास एक मिरर आ गया, तो ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस, राइट। तो अगर मेरे पास प्लानो कॉन्केव है, प्लानो कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्केव है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव है, उसका एक एक साइड हम सिल्वर कर रहे हैं, तो हर एक के लिए जनरल फॉर्मूला आप यही यूज करोगे। मैं अभी फॉर्मूला बना सकता हूँ बट आई वांट कि ये न्यूमेरिकल्स में इंक्लूड किए जाए तो बेटर है। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ थियोरी पार्ट ऑफ लेंस एंड मिरर। ओके, सो वी शुड डू न्यूमेरिकल्स नाउ क्योंकि हमको इम्पोर्टेंट तो न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना है। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अ बॉय ऑफ हाइट, आई मीटर नहीं है, ये 1 मीटर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अ बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर stands in front of a convex mirror. If you remember, convex mirror मतलब ऐसा था, silvered from inside. His distance from the mirror is equal to the focal length. तो वो जहां पे खड़ा है that distance is object distance, वो लिखूंगा मैं आगे। The height of the image is, height of the image is, सबसे पहले क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है और ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन चले गया पहले ही, बट इट्स ओके। यहाँ पे आपको 2-3 फॉर्मूलाज
पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट, ये बात होती है ना, जब आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी है और इमेज की हाइट पूछी है ना, तो कभी भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन m इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट, गुड। मतलब ये फॉर्मूला तो यूज करना पड़ेगा। व्हाट आई डू इज, मैं इसको लिखता हूं I बाई ओ, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। मुझे मतलब मैग्निफिकेशन m पता होगा, तब जाके मैं इमेज का साइज मतलब इमेज का हाइट फाइंड कर सकता हूं। मैग्निफिकेशन पता कब होगा, बट व्हाट यू हैव इज मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस b बाई यू, ये आपको पता है। ओके, ये फॉर्मूला आपको पता है, v बाई यू। मतलब अब हमको u दिया हुआ है, गिवन में बोला है u इज इक्वल टू एफ, मतलब मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए तो मुझे v चाहिए, राइट। मतलब अब मुझे पहले v फाइंड करना पड़ेगा। देखो हमको क्या चाहिए था, हमको इमेज का साइज चाहिए था। इमेज का साइज होता है मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज पता है, मतलब क्या नहीं पता, मैग्निफिकेशन नहीं पता, मतलब ये नहीं पता। अगर m फाइंड करना है तो मुझे v चाहिए होगा, क्योंकि u तो दिया हुआ है। ओके, अगर v फाइंड करना है तो आप आ गए मिरर इक्वेशन पे। तो मिरर इक्वेशन है 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, राइट, गुड। अब मैंने आपको बताया था जो फाइंड करना है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे रखो। 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, राइट। उसके मैंने आपको बताया था कि जो चीज फाइंड करनी है उसका साइन कन्वेंशन कभी यूज नहीं किया जाता, बाकी सबका किया जाता है। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशंस, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स के केस में हमेशा राइट हैंड साइड पे आता है, पॉजिटिव लिया जाता है तो प्लस एफ माइनस यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं तो माइनस यू, मतलब 1 बाई एफ माइनस ऑफ माइनस दिस, पर u इक्वल टू एफ बोला है, देखो उन्होंने बोला है a boy of height 1 meter stands in front of convex mirror, his distance from the mirror is equal to its focal length, मतलब u इक्वल टू एफ बोला है, मतलब 1 बाई वी विल बी 1 बाई एफ प्लस 1 बाई एफ, मतलब 1 बाई वी विल बी 2 बाई एफ, मतलब v इक्वल टू एफ बाई 2। ये मिल गया। अब क्योंकि ये मिल गया और if you have this, then magnification m is minus v by u, जनरल फॉर्मूला। मैं अगर साइन कन्वेंशन यूज करूंगा तो ये भी माइनस होगा, मतलब माइनस माइनस प्लस होगा, राइट। ओके, तो v is f by 2 and u is f, तो m is 1 by 2। वैसे मैग्निफिकेशन के लिए भी अगर आप साइन कन्वेंशन के रूल्स के हिसाब चलो तो बेटर है, नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते थे, यहीं पे बोल सकते थे कि मैग्निफिकेशन v बाई यू है, ऐसा बोल सकते थे आप। ओके, बट फिर कंफ्यूजन क्या होता है कि फिर ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड साइड में है, फिर नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो इसलिए जनरल फॉर्मूला माइनस वी बाई यू समझ के चलना, फिर बाद में आप साइन कन्वेंशन डालना। और मैंने v के लिए भी साइन कन्वेंशन यूज किया है, आपको याद होगा
कॉन्वेक्स के केस में इमेज हमेशा हमेशा ही राइट हैंड साइड पे बनता है, तो वी हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, यू हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो हमने साइन कन्वेंशन वी के लिए भी यूज किया हुआ है प्लस। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज थिंग्स। तो मैग्निफिकेशन हाफ मिल गया। Therefore, image size और height of image is m into o, मतलब 1/2 into 1 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट 1 था, मैग्निफिकेशन हाफ है, तो 0.5 मीटर। सो इमेज का साइज आएगा 0.5 मीटर। ओके, गुड इनफ, फेयर इनफ। तो मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ। एक लड़का एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़ा है, उसका हाइट 1 मीटर है, उसका डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर से इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर है, मतलब u इक्वल टू एफ है। इमेज का कितना हाइट होगा ये पूछा है। तो जब ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, ये वर्ड्स सुनो ना आप, तो पहली चीज ये करनी होती है मैग्निफिकेशन। तो इमेज का हाइट इज मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट। मैग्निफिकेशन नहीं पता तो मैग्निफिकेशन फाइंड करो, माइनस वी बाई यू। लेकिन वी नहीं पता तो वी कैसे फाइंड होगा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/v इज 1/f माइनस 1/u, लेकिन साइन कन्वेंशन डालने पड़ेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा। तो 1/f प्लस 1/u आ गया, तो u इक्वल टू एफ डाल दिया, तो v इक्वल टू एफ बाई टू आ गया। And then magnification is minus v by u, but u is negative because it's on the left hand side, तो plus v by u आ गया। तो m इक्वल टू एफ बाई टू अपॉन एफ, मतलब m हाफ आ गया, मैग्निफिकेशन हाफ आ गया। इमेज साइज इज m इंटू ओ, हाफ इंटू 1 मीटर इज 0.5 मीटर। अगर आपको छोटा सा भी डाउट हो यहाँ पे तो प्लीज आस्क। ओके, I want you to understand the use of sign convention. छोटी सी भी गलती साइन कन्वेंशन में will give you wrong answers. Next question. A concave shaving mirror has a radius of curvature 35 centimeter. It is positioned so that the image of man's face is 2.5 times the size of face. मतलब image size is 2.5 times of object size, मतलब image size upon object size is 2.5, मतलब magnification m आपको दिया है indirectly। how far is the mirror from the face, मतलब आपको u पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया है, तो फोकल लेंथ होता है r/2, मतलब 35/2 मतलब 17.5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। ओके, इससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, व्हाट वी कैन डू हियर इज, हमको ये भी पता है कि मैग्निफिकेशन जो है दैट इज नथिंग बट माइनस वी बाई यू, बट दिस इज, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस एम यू, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, राइट। हमको पता है मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। तो 1/f इज इक्वल टू v आ गया माइनस एम यू। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/mu। हमको क्या फाइंड करना था, u फाइंड करना था। हमने एक ऐसा इक्वेशन ला रखा है यहाँ पे जहाँ पे f है मुझे पता है, u है मुझे फाइंड करना है, m है जो मुझे पता है। तो I can just modify this equation and write 1/f is equal to 1/u common, 1 minus this, तो u is equal to f into 1 minus 1/m। ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर u। ओके, अब आप डालोगे वैल्यूज, f फोकल लेंथ
is given to you 17.5 centimeter. Okay, right. 1 minus 1 by m is 2.5. तो ये सॉल्व करोगे 17.5, 2.5 माइनस 1 इज 1.5 अपॉन 2.5. इसको सॉल्व करोगे तो you have to solve this. So this is 1za, this is more or less 7za, and 7 into 15 is 105, so 10.5 centimeter, right. सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन ये, हमने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया. मैंने आपको बताया था कि जब आपको जो फाइंड करना है वो एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे आपने रख दिया, उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज करना ओनली फॉर दोज विच आर ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि जो क्वांटिटी फाइंड करनी है उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं होता. कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पे होता है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस एफ होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा. सिर्फ माइनस का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट भी पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो आंसर तो 10.5 ही आने वाला है बेसिकली. ओके, तो नाउ मैं वापस से बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को दिया है इमेज साइज इज 2.5 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, ये हमको दिया हुआ है. दिस इज गिवन टू अस. मतलब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज 2.5, मतलब मैग्निफिकेशन 2.5 है. तो फोकल लेंथ r/2 होता है, हमको वो मिल गया 17.5 सेंटीमीटर. और हमको पता है मैग्निफिकेशन जो है इट इज आल्सो माइनस v/u, मतलब v इज इक्वल टू माइनस mu. फिर हमने मिरर इक्वेशन यूज कर लिया, उसमें v की जगह पे माइनस mu डाल दिया, उसको सिंप्लीफाई करते गए, हमको मिल गया u का फॉर्मूला एस f इंटू 1 माइनस 1 बाई m. यूजिंग साइन कन्वेंशन माइनस f 1 माइनस 1 बाई m. f 17.5 है, m 2.5 है, सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो. 10.5 विद नेगेटिव साइन, मतलब फेस ऑफ द मैन इज 10.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर. क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है. इनिशियल फेज में भी इतना अच्छा है, दैट्स गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. A rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter. आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, राइट, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. तो ये कॉन्केव मिरर हो गया, पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब फोकल पॉइंट पहले मैं बताता हूँ, दिस इज फोकस एफ. ओके, और there is a rod of length 10 centimeter. Okay, a rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of the concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end end closer to the pole is 20 centimeter. मतलब you need to understand that the object is placed parallel to the principal axis. ऐसा रखा हुआ है वो, और जो इस रॉड का जो एंड है, जो मिरर से क्लोज है, वो एंड जो मिरर से क्लोज है वो 20 सेंटीमीटर पे है. मतलब बेसिकली आर पे होगा वो. मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, राइट, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एफ इज 10 सेंटीमीटर. आपको ऑलरेडी पता है कि r इज 2f, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, और रॉड का
नियरेस्ट एंड जो है वो 20 सेंटीमीटर पे है। ओके ओके, आपको पूछा है द लेंथ ऑफ इमेज इज, आपको इमेज का लेंथ क्या बनेगा ये पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना आपने, ये जो रॉड है ये एक रॉड है ऐसा मानना ही नहीं। अज्यूम ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ए यहाँ पे, दूसरा बी यहाँ पे। वो पता है कि ये डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ए इज 20 सेंटीमीटर बोला है, और रॉड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ बी विल बी 10 प्लस 20 मतलब 30। तो आपको ऐसा मिलने वाला है कि यू ए इज 20 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही वैसा है। क्वेश्चन अच्छे से आराम से पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आएगा। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो गया। Then, एक रॉड है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रखा गया है और उस रॉड का जो नियरेस्ट एंड है मिरर से वो 20 सेंटीमीटर पे है। अब मैं मान रहा हूं कि वो रॉड इज नॉट सिंगल रॉड, बट वो रॉड जो है इट इज बेसिकली टू ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है ए वो 20 सेंटीमीटर पे है, तो जो बी ऑब्जेक्ट होगा वो 30 पे होगा। क्यों 30 पे होगा? क्योंकि रॉड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो यू बी विल बी 20 प्लस 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर ये नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझेगा। ओके, हमको पूछा है लेंथ ऑफ इमेज। अगर आपको बेसिक्स समझा है, याद है, मैंने बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज सेंटर पे ही बनेगा, मतलब ए का इमेज वहीं बनेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट जो है, मतलब दिस इज ए डैश, नाउ इट इज ए का इमेज आर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा। बी ऑब्जेक्ट सेंटर के बियॉन्ड है तो उसका इमेज बनता है बिटवीन एफ एंड आर, बिटवीन एफ एंड आर। ओके, मतलब बी ऑब्जेक्ट का इमेज यहां कहीं बनेगा और वो छोटा रहने वाला है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव मिरर में इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड center of curvature, u is greater than r or u is greater than 2f, b is between f and 2f, the image nature of image is diminished, real, inverted and diminished. So this is how the image will be formed. ये है b dash। लेंथ ऑफ इमेज अगर आपको निकालना है तो a डैश b डैश डिस्टेंस निकालना है। मतलब क्या कर सकते हैं आप लोग पहले यू ए डैश सॉरी वी ए निकालो, मतलब इमेज ऑफ ए निकाल लो, इमेज डिस्टेंस ऑफ ए निकाल लो, इमेज डिस्टेंस ऑफ बी फाइंड कर लो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो वी ए माइनस वी बी विल गिव यू लेंथ ऑफ द इमेज। आई होप इट इज क्लियर। तो मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस क्वेश्चन के लिए आई विल राइट एवरीथिंग इन डिटेल बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। तो एक एक चीज मैं लिख के बताने वाला हूं आपको। I'm going to write everything for this question because this is a very good question. ओके,
तो assume the rod is nothing but, or assume the two ends of the rod are two objects. Assume that two ends of the rod are two objects A and B. Right? UA is equal to 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है. UB is equal to 20 plus length of rod 30 centimeter. Okay, we know that 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. A, B, sorry, A and A. पहले हम लोग देख लेंगे कि A का इमेज कहां बना. वैसे हमको पता तो है, लेकिन फिर भी ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन वेरीफाइंग. मैंने तो बता दिया वहीं बनेगा, क्योंकि उस लेवल तक समझना था क्वेश्चन को. मैं तो आपको आंसर बता सकता हूँ, 5 सेंटीमीटर आएगा. क्यों? लॉजिक. लॉजिक क्या? लॉजिक ये बोलता है कि एक एंड अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज तो वहीं बनेगा. दूसरा एंड अगर बियॉन्ड सेंटर है तो उसका जो इमेज है वो F एंड 2F के बीच में बनेगा. मतलब इस केस में इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है लेंथ में. राइट, मतलब 10 और 15 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता. ओके, तो 2.5 और 5 बचा. तो 5 क्यों आएगा मैं बता देता हूँ, थोड़ी देर में समझ जाएगा आपको. राइट, हमको क्या फाइंड करना है? हमको VA और VB फाइंड करना है. तो मैंने क्या बोला था, जो फाइंड करना है वो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज करो. V फाइंड करना है, उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा. कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, और ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं तो नेगेटिव लेंगे. तो ये आपके पास आएगा 1 अपॉन UA, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एंड माइनस 1 अपॉन FA. UA is 1 by 20, FA is 10. तो 10 minus 20, that is minus 10 upon 200, that is minus 1 by 20. So VA is equal to minus 20 सेंटीमीटर. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो 20 सेंटीमीटर पे ही बनने वाला है. नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए नेगेटिव आया. राइट, अब आप फाइंड करोगे, यू विल फाइंड आउट व्हाट इज VB. तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, फिर VB की बात करते हैं. अब आप VB की बात करोगे. 1 by FB is equal to 1 by VB plus 1 by UB. 1 by VB is equal to 1 by FB minus 1 by UB. Using sign conventions. Using sign conventions. 1 by this फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि मिरर सेम ही है. एक्चुअली मैं FAF भी लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मिरर एक ही है, बट ठीक है, जस्ट नॉट टू अवॉइड, नॉट टू हैव एनी कंफ्यूजन, इसलिए मैंने FA और FB लिखा है. तो ऐसा है. तो ये आएगा 1 by UB minus 1 by FB. UB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर B is 30. तो 1 by 30 minus 1 by 10. तो 10 minus 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -20 by 300. तो ये आपका आता है -1 by 15.
मतलब बी भी आपका आता है 15 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो जब आपको इमेज का लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करते वक्त सिर्फ इतना कर लेना, मॉड्यूलस ऑफ बी ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी बी, क्योंकि डिस्टेंस है ना, दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट्स इट. ओके, तो 20 माइनस 15, तो 5 सेंटीमीटर का इमेज बना. मैंने पहले ही बता दिया था, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है ऐसा. राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग है, इजी है, सिंपल है, सारे कॉन्सेप्ट्स एक क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो इट इज वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Three immiscible liquids of densities d1 greater than d2 greater than d3 and refractive indices mu1 greater than mu2 greater than mu3 are put in a beaker. The height of each liquid column is h by 3. A dot is made at the bottom of the beaker for near normal region. What is the apparent depth of the dot? ये तो मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही बना के दिया था, पर समझा देता हूं वापस से. एक बीकर है, उसमें 3 लिक्विड्स है. लिक्विड 1, लिक्विड 2 एंड लिक्विड नंबर 3. ईच ऑफ दिस लिक्विड, अभी डेंसिटी सबसे ज्यादा जिसका होगा वो सबसे नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा. मतलब d1 mu1, d2 mu2, d3 mu3. सबका थिकनेस सेम, हाइट सेम. मतलब ये हाइट यहां से लेके यहां तक का हाइट, और यहां से लेके यहां तक का हाइट, ये सारे हाइट्स है h बाई 3, h बाई 3, h बाई 3. मतलब थिकनेस सेम है. मतलब t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू h बाई 3 है. अब ऐसा है कि इस के बॉटम पे एक डॉट है. फॉर नियर नॉर्मल विजन, मतलब देखने वाला नॉर्मल से, मतलब नॉर्मल टू दिस, ऐसा देख रहा है वो ऊपर से. नियर नॉर्मल, ऊपर से परपेंडिकुलरली देख रहा है. राइट. व्हाट इज द apparent डेप्थ ऑफ द डॉट? डॉट का apparent डेप्थ उतना ही होगा जितना बॉटम का apparent डेप्थ होगा. और मैंने आपको पहले भी बताया था, एक फॉर्मूला हमने जनरेट किया था. मैं रिवाइज करवा देता हूँ. फॉर्मूला यहाँ के यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ, सो दैट यू रिमेंबर. apparent depth, if I am not wrong, यहाँ पे है ये apparent depth of the bottom. तो if I am not wrong, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था. तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस फॉर्मूला को कॉपी और वहां पे ले जाऊंगा, बिकॉज आई एम लिटिल लेजी टू टेल यू एवरीथिंग ऑल अगेन. तो ओके, वेरी गुड. नहीं आया ये. सो जस्ट अ मिनट. तो I will go back here. I will take this formula from here. Oops. Copy this. Go to today's class, the question that we are solving, and paste. जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारे पास आ गया है, उसको हम लोग डिलीट कर देंगे. तो नो वरीज. वेरी गुड. तो हमें जो नहीं लग रहा है उसको उठा के हटा दो यहां से. हमको जो रिक्वायर्ड नहीं है
let's just get rid of this, that's it. Okay, apparent depth d1 plus d2 plus d3. d1 मतलब मैंने t1 बोला है उसको यहाँ पे, तो मैं उसको वापस d1 बोल देता हूँ। आपको याद होगा apparent depth के फॉर्मूले में लिखा था this। सिर्फ कंफ्यूजन क्यों होता है ना, कंफ्यूजन इसलिए होता है कि यहाँ पे d1 डेप्थ था, यहाँ पे d1 डेंसिटी है, दैट इज द ओनली कंफ्यूजन। ऑलराइट, तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे d1 को तो t1 t2 t3 मतलब थिकनेस ऐसा ही लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी मैं t1 t2 और t3 ऐसा बोल दूंगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यू नीड टू नो फॉर श्योर कि हम लोग यहाँ पे थिकनेस लेते हैं, हर एक लिक्विड का थिकनेस लेते हैं। मतलब ये क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। T1 T2 T3 मतलब ये आएगा T1 T2 T3 इक्वल है T है, कॉमन निकाल लिया 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3। तो T जो आपका है वो h/3 है, 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो क्वेश्चन becomes extremely simple for you to solve, provided you remember formulas. If you don't remember formulas, then you will not be able to solve such questions. तो वो आपको पता होना चाहिए, right? Okay, one last question for today. A ray of light strikes a transparent glass slab of refractive index √2 at an angle of incidence 45. The angle between reflected and refracted ray is. तो ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ। लेट मी ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये नॉर्मल टू द सरफेस है, लेट से। तो रिफ्लेक्ट होगा लाइट और लाइट रिफ्रैक्ट भी होगा। तो पहले मैं रिफ्लेक्शन बता देता हूँ, ये रिफ्लेक्शन है। लाइट रिफ्रैक्ट भी होगा, तो ये रिफ्रैक्शन है। ओके, राइट। और अगर ट्रांसपेरेंट स्लैब नहीं होता तो लाइट सीधा भी जाता, तो सीधा भी जा सकता था, ऐसा है। तो आपको पता होना चाहिए दैट this is angle of incidence I, this is angle of reflection, and since आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो आप 12th में प्रूव करोगे, अगर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, पता होना चाहिए। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये है डेल्टा डेविएशन दैट इज I माइनस R, है ना, क्योंकि ये I है तो ये भी I होगा, टोटल एंगल वर्टिकली अपोजिट। हमको ये एंगल फाइंड करना है, नहीं ये नहीं, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है मान लो। तो थीटा कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है। बुक्स कैसा करते हैं आई डोंट नो, आई डोंट केयर, आई डोंट लाइक इट। मुझे पता है कि ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल होगा 90 माइनस आई। ये एंगल जो बनेगा ये होगा आपका, इफ यू थिंक, है ना, इफ यू थिंक, और सोचना पड़ेगा आपको। तो हाउ अबाउट आई गिव यू दिस एज एन असाइनमेंट, क्योंकि बहुत सिंपल है, 105 डिग्री बनेगा इस केस में, सिंपल है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करके भी कर सकते हो, तो इट इज गुड थिंग। सो व्हाई नॉट यू थिंक एंड फाइंड अ इजी वे आउट। नहीं तो फिर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करके बता सकता हूँ, तो इट इज गुड। आज आप ये ट्राई करो, फिर मैं कल यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मूला से भी हो सकता है, ये क्वेश्चन बाकी टेक्निक से भी हो सकता है, तो बेटर यू थिंक अबाउट इट। तो इट विल बी अ गुड थिंग इफ यू डू इट योरसेल्फ। ओके, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखा, हमने 2 3 4 5 लेंस को
एक सिस्टम मान के ट्रीट किया है, तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखा है। फोकल लेंथ कितना होगा, पावर ऑफ लेंस कितना होगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा, ये सब हमने देखा। फिर हमने दो लेंस का कॉम्बिनेशन देखा, फिर दो लेंस को अगर हमने डी डिस्टेंस पे रखा है तो फोकल लेंथ और पावर कितना होगा वो देखा। फिर अगर हमने लेंस को सिल्वर किया, मतलब एक साइड से रफ कर दिया, तो फोकल लेंथ इफेक्टिव क्या होगा वो हमने देखा आज। देन वी सॉल्व 4.5 न्यूमेरिकल, बिकॉज हाफ इसलिए क्योंकि आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व।